अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भारत की सफलता का इतिहास पुनः लिखने का अब वह समय आ चुका है। मोदी कहीं पर भी हो, आपकी परेशानी उसको पता चल जाती है। हमारा मकसद है, जो हमने नारा नहीं, गुजरात में हमारे उस स्पिरिट को हमने जी करके दिखाया है। वो हमारा स्पिरिट है सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। भाई बहनों, सबका साथ, सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है। और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। दूसरों का दर्द समझने की ताकत व्यक्ति को महान बनाती है। बड़े लक्ष्य के लिए लोग छोटी छोटी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। क्या पता इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशंसकों को उनका जन्मदिन मनाने के बजाय बाढ़ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरा जन्मदिन न मनाया जाए और हम मिलकर जम्मू कश्मीर के अपने बहन भाइयों के लिए तन मन धन से जो मदद कर सकते हैं करें। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी करीब 4 महीने का वक्त बिता चुके हैं। इस दौरान उन्होंने उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जिनके लिए जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजा है। खस्ता हाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं था। कड़े फैसले वक्त की मांग थे। प्रधानमंत्री ने सस्ती लोकप्रियता की तरफ न जाकर इस तरफ बढ़ने का फैसला किया। कठोर कदम उठा करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो भी चीजें करना पड़े उसको करके आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक होता है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में योजना आयोग को खत्म करने का संकेत देकर साफ कर दिया कि चुनावी वादे सिर्फ वादे नहीं थे, वे बड़े फैसले के लिए तैयार हैं। शरीर नई आत्मा के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी की असाधारण यात्रा एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जो बरसों पहले गुजरात के वडनगर से शुरू हुई। यही वजह है कि लाल किले से दिए गए पहले भाषण में जन जन की चिंता, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की चिंता सबसे ऊपर थी। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? बेशक नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में वो ऐतिहासिक अध्याय लिखा है जिसका एक एक शब्द नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जुझारूपन और संघर्ष का दस्तावेज है। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नरेंद्र मोदी ने जता दिया कि वो नया इतिहास बनाने आए हैं, जिसमें दुनिया के मंच पर भारत की नई छवि का निर्माण शामिल है। सार्क देशों के तमाम मुखिया शपथ ग्रहण में मौजूद थे। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता स्वीकारा, तो औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी की झोली में एक बड़ी कूटनीतिक जीत आ चुकी थी। I think he's struck all the right notes. He's been emotional, he's been fluent, he's been constructive, he's embraced people who haven't voted for him, he's reached out to critics. Look, he even tweeted to me, congratulating me and saying, let's work forward, let's work together to move India forward. Wonderful, you're good at this, we know you're good at this. Let's see now if you're equally good at doing what you say you will. मोदी सरकार ने जब पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो विरोधियों ने कथनी और करनी का जुमला उछालकर आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान पर अगले बड़े फैसले ने साफ कर दिया कि दोस्ती भारत के हितों की कीमत पर नहीं होगी। बार बार युद्ध विराम उल्लंघन, आतंकियों को समर्थन और कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की पाकिस्तान के उच्चायुक्त से बातचीत ने उसे सख्त संदेश देने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अगस्त में होने जा रही सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी। मगर दुनिया के बाकी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाकर नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व नेता का कद देने की शुरुआत कर दी है, जिसका आगाज भूटान की यात्रा से हुआ। अगस्त में 17 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए कोई भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल पहुंचा। सार्क देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की नरेंद्र मोदी की ये सोच तब साफ हो गई जब वो PSLV C-23 के लॉन्च के गवाह बनने के लिए इसरो के श्रीहरिकोटा सेंटर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से सार्क देशों के लिए सैटेलाइट बनाने को कहा था। Today, I ask our space community to take up the challenge of developing a SARC satellite that we can dedicate to our neighborhood as a gift from India. कुछ ही दिनों में नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लिए मददगार साथी, दुनिया के बड़े देशों के साथ कदम मिलाकर चलने वाले देश के तौर पर भारत की छवि का निर्माण किया। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद WTO प्रोटोकॉल का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक की स्थापना में अहम किरदार अदा किया। भारत ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बना। वहीं जापान दौरे में प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आए जो रिश्तों की नई इबारत लिख रहा था। यहां TCS के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो जापानी परंपरा के मुताबिक ड्रम बजाते दिखे। जापान दौरे में उन्होंने मेक इन इंडिया का विजन भी सामने रखा। जापान को संदेश दिया कि जापान भारत के बिना अधूरा है, तो भारत जापान के बिना। इस बीच नरेंद्र मोदी ने मीडिया से सोची समझी दूरी बनाई है, लेकिन जनता से संवाद स्थापित करने के नए तरीके भी खोजे हैं। शिक्षक दिवस पर मोदी की बच्चों के साथ बातचीत भी यही दर्शाती है। Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। मोदी जब ये कह रहे थे तो उसमें घमंड नहीं था, बल्कि सपने को सच कर दिखाने की सफलता से पैदा हुई सौम्यता थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ये सौम्यता कई बार नजर आई है। और शहनाई वाले बजाते तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की क्या होता है। मुंह में
खाली आता है ना? यस तो बजा नहीं पाता था। शुरू में ही संसद भवन की सीढ़ियों पर शीश नवाकर मोदी ने अपनी ट्रस्ट विद डेस्टिनी को अमर कर दिया। संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी का भावुक व्यक्तित्व भी नजर आया। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। लेकिन 4 महीने पीछे जाएं तो हमें भारत के इतिहास का ऐसा चुनाव भी नजर आएगा जिसमें अपना नाम दर्ज कराने के लिए मोदी ने हर बाधा को उखाड़ दिया। हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन अपने देश बेचने का काम नहीं किया। इस चुनाव में मोदी ही चेहरा थे, मोदी ही शुभंकर और मोदी ही ब्रांड। देश भर में करीब 450 रैलियां, 3 लाख किलोमीटर की ज्यादा से दूरी तय कर मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर है। अरे भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी ने देश के कोने कोने में कार्यकर्ताओं और वोटर दोनों में नया जोश भरा। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जिसे हमने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता ने इतनी रैलियों को और इतने कार्यक्रमों को इतने कम समय में कभी भी संबोधित नहीं किया होगा। भारत विजयी हो, भारत माता की जय। 2014 में मोदी ने खुद की रीब्रांडिंग की और विकास को नारा बना दिया और नतीजों ने साबित कर दिया कि मोदी का अतीत इतिहास हो चुका है। लोगों ने ऐसे शख्स पर भरोसा किया है जिसने बीजेपी को 10 साल के वनवास से निकाला है और पार्टी को ऐतिहासिक 282 सीटें दिलाई है। पर जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। ये देश में मोदीवाद की दस्तक है। इससे ठीक उलट जरा याद कीजिए करीब 12 साल पहले का वक्त। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वाजपेयी मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते थे, लेकिन आडवाणी जी अड़ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ठीक 11 साल बाद जब गोवा में ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी फिर जुटी, तो सबसे बड़ा एजेंडा 2014 चुनाव के लिए प्रचार समिति की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में देना था। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का मंच सितंबर 2013 में ही सज चुका था, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी और सुषमा स्वराज से कहा कि घोषणा में देरी करना उचित नहीं है, खास तौर से तब जब 4 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर। सुषमा जी, आप इस फैसले के साथ आडवाणी? हाँ जी बिल्कुल। हालांकि जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो एकता की तस्वीर पेश करते हुए बीजेपी के सभी दिग्गज एक मंच पर दिखे, बस आडवाणी जी नजर नहीं आए। उन्होंने विरोध का एक पत्र भी भेजा, लेकिन बीजेपी आडवाणी से आगे निकल चुकी थी। मेरी माँ ने कहा बेटा कुछ भी करना, नहीं पैसे वैसे मत खाना, घूस मत लेना। हाँ पैसे वैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। वडनगर, गुजरात के मेहसाणा जिले में छोटी सी आबादी वाला शहर। इसी वडनगर की गलियों में खेलते कूदते 1950 में जन्मे मोदी पले बढ़े। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन के नजदीक एक चाय की दुकान चलाते थे। साइकिल पर भगवताचार्य नरेंद्राचार्य हाई स्कूल जाते हुए नरेंद्र मोदी हमेशा जानते थे कि उनका असल मुकाम ये तंग गलियां नहीं है। એટલો બધો જિદ્દી હતો ને કે જે કામ કરે ને એ પૂરું કરીને આવે। स्कूल के अलावा नरेंद्र मोदी रोज 2 बार संघ की शाखा में भी जाते थे।
स्कूल में सिर्फ थिएटर और परिचर्चाएं ही थी जहां मोदी का मन लगता था। एक ऐतिहासिक ड्रामा था जोगीदास खुमान, वो भावनगर नरेश का एक पात्र था जो बहुत ही यहाँ उदार चरित राजा हुए थे, वो करने का मुझे अवसर मिला था। और वो समय मैं भी कुछ लिखता था, मोनो एक्टिंग वगैरह। 18 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी ने 2 साल के लिए घर छोड़ दिया। कहा जाता है कि ये समय मोदी ने हिमालय में बिताया। इसी दौरान वो संघ के मुख्यालय नागपुर जा पहुंचे। वहां प्रशिक्षण के बाद मोदी 1970 में संघ के पूर्ण प्रचारक बन गए। He used to publish one small pamphlet called Abhay Vani. About 5,000, 10,000 pamphlets they will deliver to various places. Whether it is scorching heat, whether it is cold, whether it is raining. But he used to move. मोदी के लिए संघ हमेशा प्राथमिकता रहा। परिवार को मोदी के दर्शन कभी कभार ही होते थे। जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे, तभी मोदी घर पहुंचे थे। पारिवारिक संबंधों से वो बहुत ऊंचा उठ गया है, तो फिर ये सोच हमने पहले से ही स्वीकार कर ली है कि हमें न तो नरेंद्र भाई से अपेक्षा है और न नरेंद्र भाई को हमसे अपेक्षा है। हीराबेन ने बरसों मोदी को नहीं देखा। बीते कुछ सालों में भी वो उन्हें टीवी पर देखती रही। लेकिन जीत के बाद हीराबेन पहली शख्स थी जिससे मोदी मिलने गए। मोदी के लिए उनकी साधारण सी सलाह थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तब तो ये हवा बन चुकी थी शायद मुझे जब ये काम देना है। मेरी माँ ने कहा बेटा कुछ भी करना, नहीं पैसे वैसे मत खाना, घूस मत लेना। हाँ, पैसे वैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सलाह उस शख्सियत की भी है जिसके बिना उनकी कहानी अधूरी है। पाकिस्तान के लोग को ये लोग दयानन करते हो, यहाँ लोग को हैरान करते पाकिस्तान वाले, और यहाँ उनको मानने नहीं देते, आमंत्रण नहीं होना है। ये है जशोदाबेन, नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी। वो मेहसाणा के उझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ छोटे से घर में रहती है। क्योंकि बचपन में हुई शादी के कुछ साल बाद मोदी अपनी सियासी यात्रा पर निकल पड़े थे। नरेंद्र मोदी सियासत के कर्म क्षेत्र में आगे और आगे बढ़ते गए। 80 और 90 के दशक में मोदी ने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखा। वो संगठन में रहे और बीजेपी को गुजरात चुनाव जिताने के लिए काम करते रहे। 1991 में मोदी ने मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा का जिम्मा संभाला। स्वर्ण जयंती यात्रा के दौरान वो आडवाणी के सारथी भी रहे। पालनपुर गए राष्ट्रध्वज फरकाई पालनपुर रेलवे स्टेशन में स्वागत काश्मीर थी बराबर। मोदी की एक कुशल प्रशासक और संगठनकर्ता की जो छवि बनी, उसी वजह से साल 2001 में भूकंप राहत कार्य में केशुभाई सरकार की नाकामी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इवन स्कूल के अंदर भी मैं कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। मुख्यमंत्री बनने से पहले भले ही मोदी को चुनाव लड़ने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसके बाद 2002, 2007 और 2012 लगातार जीत हासिल कर उन्होंने चुनावी सफलताओं का इतिहास लिख दिया। ये विजय रथ 2014 के आम चुनाव की जीत के साथ खत्म हुआ, जिसने उन्हें देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभालने का मौका दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।